चलिए तो देखते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने घूर्णन त्रिज्या विघूर्णन त्रिज्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जो पहला प्रमेय आता है उसको हम लोग बोलते हैं योग का प्रमेय। इसका प्रमेय बोलते हैं योग का प्रमेय बोलते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। जितना भी होगा इस प्रमेय के अंतर्गत वो घूर्णन अक्ष के जितना भी सापेक्ष रहेगा उसके उस परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा, चाहे वह अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n हो, इसके तुल्य ये होगा। इसको हम लोग बोलते हैं योग का प्रमेय। योग मतलब होता है जोड़ना। तो इसके अंतर्गत जितने भी नियम रहेंगे इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को हम लोग योग करके देखेंगे। तो योग के अंतर्गत जितने भी आएंगे इस स्थिति में सभी जुड़ते हुए जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय। सेकंड जो होता है ये इसके अंतर्गत समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। क्या होता है? समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड का द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। अब ये जो प्रमेय होता है भाई, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड का द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। तो इस चीज़ में हम लोग देखते हैं जो समांतर अक्ष के प्रमेय होता है वो किस तरीके से होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान, जो आपका जड़त्व आघूर्ण होगा तथा पिंड का द्रव्यमान, कोई भी पिंड का द्रव्यमान रहेगा m रहेगा या m1 रहेगा या m2 रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं लंब अक्ष का प्रमेय। एग्जाम में इसी के पूछता है, इसी प्रमेय को पूछा जाता है ज़्यादा, लंब अक्ष का प्रमेय। इस लंब अक्ष के प्रमेय को स्टेटमेंट को ही देखिए, स्टेटमेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित दो अभिलंबवत अक्षों के
सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का योग पटल के उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो कि दोनों अक्षों पर लंब है तथा उनके कटान बिंदु से होकर क्या करता है, गुजरता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित दो अभिलंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग पटल के उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो कि दोनों अक्षों पर लंब है तथा उनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित दो अभिलंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का योग पटल के उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो कि दोनों अक्षों पर लंब है तथा उनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है। गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित अभिलंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग पटल के उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो कि दोनों अक्षों पर लंब है तथा उनके कटान बिंदु से होकर क्या करता है, गुजरता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब अक्ष का प्रमेय। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब अक्ष का प्रमेय के अंतर्गत ये चीज़ आते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जड़त्व आघूर्ण दैनिक जीवन उपयोग किस तरीके से होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के दैनिक जीवन उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के दैनिक जीवन उपयोग हम लोग इंजन में सैप्टा के साथ गति पालक चक्र लगाने में करते हैं। इसका उपयोग को हम लोग आगे देखते हैं। सभी गाड़ियों के पहियों का अधिकांश द्रव्यमान रिम में रखते हैं। सभी गाड़ियों के पहियों का अधिकांश द्रव्यमान रिम में रखते हैं। सभी गाड़ियों के पहियों का अधिकांश द्रव्यमान रिम में रखते हैं। इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो थर्ड थिंग है, बच्चों के खिलौने कार में गति पालक चक्र लगाने में किया जाता है। बच्चों के खिलौने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों के खिलौने तथा कार में गति पालक चक्र लगा होता है, इसके रूप में इस चीज़ को उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसके विभिन्न नियमित पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के कारण पतली क्षण के जड़त्व आघूर्ण के बेस पे इस चीज़ का किया जाता है। तो पतले नियमित पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के बेस पर हम इसका उपयोग करते हैं, देखिए ना।
तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विभिन्न नियमित पिंडों के जड़त्व आघूर्णों पर पतली जो छड़ होता है उस चीज़ की जो हम लोग जड़त्व आघूर्ण रहता है उसके बेस पर इस चीज़ के लिए हम लोग पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण का भी हम लोग यहाँ पर उपयोग के रूप में करते जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण है। उसके बाद क्या है, पतले वृत्तीय वलय का जड़त्व आघूर्ण है। इसके बाद आप लोगों को क्या है, पतले वृत्तीय वलय का जड़त्व आघूर्ण है। इसके बाद जो सेकेंड थिंग है वो है आप लोगों का पतले वृत्तीय वलय का जड़त्व आघूर्ण है। उसके बाद जो लास्ट है वो है आप लोगों का घूर्णी गति के नियम। ठीक है, तो ये घूर्णी गति के नियम क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो किसी अक्ष के परितः देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में, किसी अक्ष के परितः कोई भी अक्ष होता है भाई उसके परितः इस तरीके से घूर्णी गति करने में, उसके परितः राउंड लेने में, इस तरीके से राउंड लेने में, तो किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में समर्थ हो अथवा में समर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, देखिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल युक्त या बल आघूर्ण ना लगाया जाए, या बल आघूर्ण ना लगाया जाए। कोई भी अक्ष है उसके परितः हम लोग घूर्णी गति करने में समर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल युक्त या बल आघूर्ण ना लगाया जाए। ठीक है, ये आपका पहला नियम है घूर्णी गति के नियम के अंतर्गत। जो दूसरा चीज़ है और जो दूसरा नियम के अंतर्गत आप लोगों को आता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग, किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग उसका जो होता है, किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है, लगाए गए बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड थिंग, जब किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। और जो लास्ट चीज़ है वो क्या है, सदैव बलयुक्त के बराबर अथवा सदैव बलयुक्त के बराबर तथा विपरीत बलयुक्त का कार्य करता है, विपरीत बलयुक्त का क्या करता है, कार्य करता है। तो किसी अक्ष के परितः जब हम लोग घूर्णी गति करने में समर्थ जो होता है अथवा में असमर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बलयुक्त या बल आघूर्ण ना लगाया जाए। सेकेंड जो है वो है किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। अर्थात चीज़ है वो क्या, सदैव बलयुक्त के बराबर अथवा तथा विपरीत बलयुक्त कार्य करता है। तो ये हो गया घूर्णी गति के नियम। ये इस चैप्टर का और इस कंटेंट का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट को देखेंगे। तो ये जो आपका थर्ड है वो है किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में समर्थ अथवा असमर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल युक्त या बल आघूर्ण ना लगाया जाए। ये पहला थिंग बोलेंगे। और दूसरा थिंग में क्या है कि किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया जो बल आघूर्ण है टाउ, उस पर लगाया गया बल आघूर्ण टाउ के क्या होती है, बराबर होती है। और जो थर्ड है, थर्ड आपके पास क्या है, सदैव बलयुक्त के बराबर तथा विपरीत बलयुक्त कार्य करता है, ये इसके अंतर्गत में आता है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि हम लोग घूर्णी गति के नियम के अंतर्गत देख रहे हैं। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग इसका जो बेसिकली लास्ट जो बचा है न्यूमेरिकल बेस पे उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इसलिए जैसे कि मैं घूर्णी गति के नियम को हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल बेस से जो क्वेश्चन किस तरह कैसा आता है उसको हम लोग रेखीय गति के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए ये होता है रेखीय गति के अंतर्गत हमारे पास जो चीज़ होती है ये न्यूमेरिकल बेस में किस तरीके से आएगा, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस तरीके को देखते हैं। जैसे कि इससे पहले आप लोग घूर्णी गति के अंतर्गत रेखीय गति को पढ़े हैं, तो रेखीय गति के अंतर्गत ही ये सारे चीज़ आते हैं। तो उसमें जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन रहता है वो किस तरीके से आता है और वहाँ से फार्मूला किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से है, इतने के आधार पर ये चीज़ आता है। तो पहला जो होता है हमारा ये सब रेखीय गति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रेखीय गति के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जो पहला होता है रैखिक विस्थापन होता है। जो पहला आपका जो चीज़ होता है रैखिक विस्थापन के थ्रू से होता है, जो आपका रैखिक गति से आएगा।
जो रेखीय गति में रैखिक विस्थापन के अंतर्गत ये आएगा, रैखिक विस्थापन के अंतर्गत जो आएगा, जिसमें वस्तु आपका ए बी के जैसे कोई भी है वह एक्स के रूप में रहेगा। कोई भी इसका न्यूमेरिकल बेस पूछता रहेगा, जो भी विस्थापन रहेगा रैखिक विस्थापन वो एक्स के साथ शो अप रहेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर रेखीय वेग से कुछ भी आता है आप लोगों रेखीय गति में, तो रैखिक चीज़ आपका इसमें जुड़ेगा, तो रैखिक वेग के रूप में रहेगा। तो सेकेंड चीज़ जो आएगा आप लोगों का रैखीय वेग के रूप में आएगा। तो रैखीय वेग को हम लोग भी से शो अप करते हैं, जिसका फार्मूला होता है v = dx/dt। रैखिक वेग ये आप लोगों का है, रैखिक वेग के बेस पे है। ये रैखिक वेग के बेस पे क्या है, v = क्या है dx/dt। यहाँ पर x आ गया, जो कि रैखिक क्या है आप लोगों का विस्थापन के थ्रू से है। ये आप लोगों का रैखिक विस्थापन है भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड चीज़ को। थर्ड जो है वो क्या है, रैखिक त्वरण, एक्सेलरेशन। ये आप लोगों का रैखिक त्वरण है ए। तो रैखिक त्वरण ए का फार्मूला क्या होता है, dv/dt। x आ गया तो v = dx/dt, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका dv/dt, और v का वैल्यू दिया गया है d² x y हो जाएगा dt का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग स्वैप करेंगे तो रैखिक त्वरण के रूप में a = dv/dt हो जाएगा, और d² x के बाय कितना हो जाएगा, dt का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग रैखिक गति में जो रैखिक विस्थापन है उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो रैखिक विस्थापन के रूप में x के साथ हम लोग इस चीज़ को स्वैप करते हैं, और रैखिक विस्थापन के अंतर्गत ये x के साथ हो जाता है। उसके बाद रैखिक वेग में आप लोगों का v = dx/dt के रूप में आता है, और जो कि त्वरण के रूप में अगर इस चीज़ को हम लोग करते हैं रैखिक त्वरण के रूप में, तो a = आ जाता है आप लोगों का dv/dt के अंतर्गत आ जाता है। जब इसको हम लोग d² x/dt का स्क्वायर के बेस पे इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, तो रैखिक त्वरण के बेस में अगर इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो यह आ जाएगा a = dv/dt, जिसको हम लोग करते हैं d² x/dt का स्क्वायर के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आप लोगों का ये आ जाएगा d² x/dt का स्क्वायर, जो कि फर्स्ट टर्म है आप लोगों का रैखिक विस्थापन, रैखिक वेग v = dx/dt, और रैखिक त्वरण a = dv/dt, तो d² x/dt का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को ये किस बेस पे आता है, तो इस चौथा को हम लोग देखते हैं। तो चौथा जो नंबर है ये किस बेस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं किस बेस पे आएगा। ये जो चौथा होता है देखिए, ये रैखिक जड़त्व के बेस पे आता है। तो रैखिक जड़त्व को हम लोग m के साथ स्वैप करते हैं। रैखिक जो जड़त्व होता है उसको हम लोग किसके रूप में स्वैप करते हैं, m के तरीके से स्वैप करते हैं। और जो पाँचवा नंबर का जो चीज़ है वो है आपका बाह्य बल। बाह्य बल से जो भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन के बेस पे आता है, उसमें द्रव्यमान और त्वरण दोनों अटैचमेंट रहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण दोनों क्या रहते हैं, अटैचमेंट रहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, जहाँ पर m हो जाएगा ma, और a का तो वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, dv/dt। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा m × dv/dt, और dv/dt का फार्मूला आप लोगों का इस तरीके से होता है, क्या होता है, d² x/dt का स्क्वायर। तो m हो जाएगा d² x/dt का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dp/dt। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का dp/ क्या हो जाएगा dt। अगला जो छठवें नंबर का चीज़ है, इस छठवें नंबर को चीज़ को देखते हैं हम लोग। अगला छठवें नंबर का चीज़ क्या है आप लोग, रैखिक संवेग है, जिसको हम लोग रेखीय संवेग बोलते हैं। p = क्या होगा, m.m, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग आप लोगों का संवेग के अंतर्गत आएगा, जिसको हम लोग p से स्वैप करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों का दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा। तो आप लोग यहाँ से p = m.v इस तरीके से इस वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये आप लोगों का 6 बेस पे रहेगा। तो फर्स्ट आप लोगों का रैखिक विस्थापन x से रिलेटेड रहेगा। सेकंड जो चीज़ है वह रैखिक वेग v = dx/dt से रिलेटेड रहेगा। थर्ड जो चीज़ है वह रैखिक त्वरण a = dv/dt, जिसको हम लोग लिख सकते हैं d² x/dt का स्क्वायर। और रैखिक जड़त्व को हम लोग m के बेस पे लिख सकते हैं। बाह्य बल m.a, तो ma के रूप में m dv/dt के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों का m d² x/dt का स्क्वायर के बेस पर ये रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो dp/dt के बेस पे आप लोगों को पता चलता है। तो रैखिक संवेग m = p क्या हो जाएगा, m.v, mv के बेस पे हो जाएगा। आगे ये चीज़ ज्ञात करने के लिए आता है कि पावर ज्ञात कीजिए, शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति आप लोग किस तरीके से ज्ञात करोगे, बल और संवेग से ज्ञात करोगे, बल और वेग से ज्ञात करोगे। तो शक्ति पावर इक्वल टू क्या होता है, F.v।
एफ डॉट भी, बल और वेग के द्वारा इस चीज़ को आप लोग प्राप्त करोगे। तो शक्ति के बेस से जो क्वेश्चन के बेस में रहेगा आप इस चीज़ से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एफ डॉट भी के माध्यम से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आठवां जो चीज़ है वह गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी से संबंधित है। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है के इक्वल टू क्या होती है 1/2 mv का स्क्वायर। के इक्वल टू जो होता है आप लोगों का क्या होता है, के इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है, जहाँ से m आपका द्रव्यमान है और भी आपका क्या है वेग है। क्लियर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv का स्क्वायर होता है। इसके जो 9 नंबर का जो चीज़ है वो आवेग से रिलेटेड है। जो 9 नंबर का चीज़ है वो किससे रिलेटेड है, आवेग से। तो आवेग में क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आवेग क्या होता है एफ डेल टी के बराबर होता है। यहाँ जो आपका आवेग होता है वह एफ डेल टी के बराबर होता है, जहाँ पर इसको हम लोग डेल पी से शो अप करते हैं, जिसको हम लोग डेल पी के द्वारा इस चीज़ को हम लोग शो अप करते हुए चलते हैं। तो आवेग के बेस से इस चीज़ को करेंगे तो एफ डेल टी इक्वल टू डेल पी के माध्यम से ये चलेगा। और 10वां जो नंबर चीज़ है वह कार्य डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा। जो 10वां चीज़ है वह क्या किसके अंतर्गत आएगा, कार्य के अंतर्गत आएगा। जो 10वां चीज़ है वह आपका कार्य डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा, जिसमें वर्क इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन आप लोगों के ये समाकलन के बेस में आएगा। तो समाकलन में एक्स नॉट एक्स एफ डी एक्स के बेस पे हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स एफ डी एक्स के बेस पे हो जाएगा, जिसमें से हमको एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका रैखिक विस्थापन। एक्स जो होता है वो आप लोगों का होता है रैखिक विस्थापन, रैखिक विस्थापन। ठीक है। और रेखीय वेग के रूप में अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा रेखीय वेग। रेखीय वेग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/dt। dx बाई क्या हो जाएगा dt के बेस से हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का रैखिक विस्थापन x के द्वारा आ जाएगा। रेखीय वेग v इक्वल टू dx/dt के द्वारा हो जाएगा। रेखीय त्वरण a इक्वल टू dv/dt, d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर हो जाएगा। रैखिक जड़त्व m के बदौलत हो जाएगा। और बाह्य बल आप लोगों का m इंटू a। रेखीय संवेग p इक्वल टू एम भी, शक्ति p इक्वल टू f और v, गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, आवेग इक्वल टू f डेल टी डेल p और कार्य w इक्वल टू ये हो जाएगा f dx के बेस पे। तो इतने में आप लोग न्यूमेरिकल बेस जो रेखीय गति से रिलेटेड है इतने में आप लोगों का फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा न्यू चैप्टर। ठीक है। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।